दुआ करते रहना दोस्तों। हमारे एक हिंदू साथी ने कहा, गनबोट वाले बताते हैं कि बहुत ही खतरा है, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया की नेवी के बहरी जंगी जहाज इस समंदर में पहुंच गए हैं। वो ये भी कहते हैं कि दिन के वक्त कम ही सफ़र करें, रात को सफ़र किया करें और रफ्तार भी तेज़ रखनी पड़ेगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपकी खिदमत में पेश की जा रही है अनायतुल्लाह अत्तम्श की जंगी सरगुज़श्त मंजिल और मुसाफिर किस्त नंबर 54। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। नक्शे में देखें, बर्मा के दूर नीचे एक तरफ मलाया नजर आता है जो आजकल मलाइशिया कहलाता है, दूसरी तरफ सुमाट्रा है। इन दोनों के दरमियान तंग समंदर है जो आबनाए मलाइका कहलाता है। हम अभी इससे बहुत दूर खुले समंदर में थे और काले पानी में से गुजर रहे थे। बड़ा ही लंबा सफर था। अगर हालात अमन वाले होते तो गनबोट की जो रफ्तार थी इससे हम जल्दी पहुंच सकते, लेकिन गनबोट सीधे रास्ते पर नहीं जा रही थी। 3-4 दिनों बाद बोरे से महसूस होने लगी। वो इसलिए कि बाहर का मंजर एक ही जैसा था। जो लगता था जैसे उफक का बड़ा ही वसी दायरा है जिसके अंदर पानी है और इस पानी पर सिर्फ ये गनबोट है जो चली जा रही है। जिस्म और दिमाग पर समंदर के जो असरात हुए थे रात को ही खत्म हो गए थे। वक्त गुजारना मुहाल हो रहा था। वह एक ही काम था कि सारे साथी मिलकर गपबाजी करते और रात को मैं और फसी गनबोट के अरशे पर बैठते और अपने अपने साथ घरों की बातें किया करते थे। यह तो हो नहीं सकता कि हम अपने घरों को और घर वालों को भूल जाएं। एक बात बताओ, एक रात फसी ने मुझसे पूछा, तुम्हें ये ख्याल किस तरह आया था कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद कराना है और इसका यह तरीका है कि आईएनए में शामिल हुआ जाए? ये बात की बात है, मैंने कहा। पहले ये तो पूछो कि मैं फौज में भर्ती ही क्यों हुआ था। चलो यही बता दो, फसी ने कहा। वक्त गुजारना है, एक दूसरे की ऐसी ही बातें सुन ले तो वक्त बड़ा ठीक गुजरता है। मैंने इसे सारी कहानी सुना दी जो आपको सुना चुका हूँ कि मैं भर्ती क्यों हुआ था। ये भी सुनाया कि जाली पीर को हमने किस तरह मारा पीटा था और फिर वाजिदा के खामिद आसिफ की बातें भी सुनाई। फिर इसे बताया कि मुझे हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्याल क्यों आया था। ये तो मैं इसे पहले एक दिन सुना चुका था कि मैं दरिया इरावती के पार जंगलों में कहाँ कहाँ ख्वार होता फिर रहा था और किस तरह वहाँ एक बस्ती मिल गई थी जहाँ मैं रुका, और फिर यह कि मुझे वहां से किस तरह निकलना पड़ा। तुम कीमती आदमी हो, फसी ने कहा। तुम शरीफ आदमी नहीं थे, लेकिन इन बर्मियों की बस्ती में आकर शरीफ आदमी बन गए। अगर कोई तुम्हारी जगह होता तो, या मैं ही होता, तो इन बर्मी लड़कियों से जो तुम्हें पीरो मुर्शिद समझती थी पूरा पूरा लुत्फ उठाता। मैं तुम्हें बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम अपनी कीमत और अपनी कदर पहचानो। ये जिंदगी में किसी न किसी मुकाम पर तुम्हारे काम आएगी। गुनाहों से आदमी लुत्फ तो उठा सकता है, लेकिन जिंदगी में जो ख्वारी मिलती है इसके बारे में नहीं सोचता। इन जापानी फौजियों को देख लो, इनका मोराल कितना हाई है और ये किस तरह जाने कुर्बान करते हैं। अमेरिका और अंग्रेजों ने इन पर जो अपनी फौजों का और बमबाज जहाज़ों का दबाव डाला हुआ है, कोई और होता तो कभी का भाग चुका होता, लेकिन जापानियों को पीछे हटाना इन दोनों बादशाहों के लिए एक मसला बना हुआ है। हांगकांग, सिंगापुर और मलाया के एक ही हमले से अंग्रेज वहां से भाग गए थे, लेकिन इन जापानियों को औरतों का जो चस्का है इसने इन्हें एक कमजोरी बनकर पसपाई पर मजबूर कर दिया है। अगर तुम बर्मियों की इस बस्ती में इन लड़कियों के साथ दिलचस्पी पैदा कर लेते जो तुमने मुझे बताई है, तो इस वक्त तुम अंग्रेजों की इंटेलिजेंस के हाथों गिरफ्तार हो चुके होते और जेल में सारी उम्र के लिए पड़े हुए होते। कहानी इतनी लंबी हो गई थी कि रात आधी से ज्यादा गुजर गई और नींद आने लगी। हम दोनों उठे और नीचे कैबिन में जाकर सो गए। अगली रात खाना खाकर हम दोनों रोजमर्रा की तरह अरशे पर जाकर बैठ गए। यूं मालूम होता था जैसे हम इसी गन बोट में पैदा हुए थे और इसी में उम्र गुजर जाएगी और हमारी लाशें समंदर में फेंक दी जाएंगी। सिवाय समंदर के या उफक के और किसी चीज का इस दुनिया में नजर नहीं आती थी। कभी जापानियों का कोई बहरी जंगी जहाज दूर से गुजरता नजर आ जाता था। फसी भाई, मैंने कहा, तुमसे पूछना बेकार है कि तुम्हें हिंदुस्तान की आज़ादी का ख्याल किस तरह आया। तुम्हारी तालीम मेरी तरह मैट्रिक की है, लेकिन साफ मालूम होता है कि तुमने किताबें बहुत पढ़ी हैं। मैं तो आवारा ही फिरता रहा और बदमाशियां करता रहा हूँ। फसी अहमद ने पहले तो आह भरी, फिर सर झुका लिया और फिर मेजर देखकर मुस्कुराया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में भी संजीदगी सी थी। फिर इसने कोई और ही वारदात सुनाई। ये सुनाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा। मेरा ख्याल है कि हर इंसान एक कहानी का किरदार होता है। हवालदार फजलदाद बर्मा के जंगलों में मुझे मिला था तो इसने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाया था। मैं अपनी कहानी आपको सुना चुका हूँ। हम लोग एक दूसरे की ज़ात में कोई दिलचस्पी या हमदर्दी नहीं रखते। अगर आप दूसरों के दुख बांटने का तहिया कर ले तो मैं कहता हूँ कि हर किसी के साथ एक किस्सा वाबस्ता है और बाज़ इंसानों के किस्से तो रोंगटे खड़े कर देते हैं। मैं तुम्हें अपनी बात नहीं सुनाना चाहता,
یہ میری ज़िंदगी का एक ऐसा राज है जो किसी और को मालूम नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें ये राज देता हूँ, जिसकी वजह यह है कि मुझे महसूस होने लगा है कि हम वापस अपने वतन कभी नहीं जा सकेंगे। दूसरी वजह यह है कि तुमने मुझे भाई समझकर अपनी बातें सुनाई हैं। अब मेरी सुनो। मैं इंडियन आर्मी से इसलिए भगोड़ा नहीं हुआ कि आईएनए में शामिल होकर हिंदुस्तान को आज़ाद कराऊंगा, बल्कि असल वजह यह हुई कि मुझे भागने का मौका मिल गया और आगे एक पनाह मौजूद थी। ये थी इंडियन नेशनल आर्मी। मैंने सोचा चलो इस बहाने हिंदुस्तान को आज़ाद करा लेंगे, और मैंने ये भी सोचा था कि जापानियों ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया तो मुझे फौज में ऊंचा ओहदा मिल जाएगा। कोई ऊंचा ओहदा ना सही, लेफ्टिनेंट या कैप्टन तो बना ही दिया जाएगा। फसी ने जो बात सुनाई वो मैं अपनी ज़ुबानी पेश करता हूँ। हमारे इलाके के लोगों की तरफ सिख के ख़ानदान की भी ये रवायत थी कि फ़ौज में भर्ता होना है। इसका बाप रिटायर्ड सूबेदार मेजर था, एक चचा सूबेदार था। अंग्रेज़ों ने इन्हें नहरी इलाके में मुरब्बे दिए थे। फसी राजपूत ज़ात का था। चूँकि इसने 10 जमातें पास कर ली थी, इसलिए इसे हवालदार क्लर्क भर्ती कर लिया गया। जंग अजीम से पहले फ़ौज में सिपाही क्लर्क रखे जाते थे। जंग अजीम के तीसरे साल हर सिपाही क्लर्क को हवालदार क्लर्क बना दिया गया था। फसी की सरबस 4 साल हो चुकी थी। इसकी एक छोटी बहन थी जो शादी की उम्र को पहुंच गई थी और इसके रिश्ते के पैगाम आ रहे थे। इनमें से कोई भी इन्हें पसंद न आया। फसी के वालिदैन की ख्वाहिश थी कि कोई बड़े जिम्मेदार वाला ख़ानदान मिल जाए। वालिदैन की अमूमन ख्वाहिश होती है कि लड़की उस घर में दी जाए जिस घर में रुपया पैसा आम हो और आमदनी के ज़राए लामहदूद हों। ये ख्याल खाम है कि अमीर घराने में लड़की सुख चैन से रहती है। कुछ ऐसा ही ख्याल इन लोगों का था। आखिर 20 मील दूर एक बड़े गांव से पैगाम आया। फसी के वालिदैन को इतने बताया गया कि इनका जिम्मेदारा इतना बड़ा है कि घर में रुपए पैसे की रेल पे लगी रहती है। ये भी बताया गया कि लड़का खूबसूरत जवान है और ज़ात भी राजपूत थी। ये लोग इससे ज़्यादा लड़के वालों से वाकिफ नहीं थे। देखना तो ये भी चाहिए था कि अखलाक और किरदार के लिहाज से और नीयत के लिहाज से वो लोग कैसे हैं। इसकी बजाय उन्होंने इस घर की जिम्मेदारी और अमीरी देखी। दरअसल उन्होंने देखा कुछ नहीं। रिश्ते का पैगाम वहाँ के रहने वाले एक मियाँ बीवी लाए थे जो फसी के वालिदैन को जानते थे। ये सिर्फ सलाम दुआ थी और इन्हें नहीं मालूम था कि इस घर में एक लड़की है। इन मियाँ बीवी ने लड़के वालों की इतनी तारीफें की थी कि फसी के वालिदैन चक्कर में आ गए। वो एक रोज़ लड़के के वालों के यहाँ चले गए। उन्होंने लड़के को देखा और बाग बाग हो गए। लड़की की शक्ल और सूरत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जिस्म के लिहाज से वो मर्दाना हुस्न का नमूना था। घुटा हुआ जिस्म और दराज कद। इन्हें इस नौजवान में जो बात सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये थी कि वो शर्मीला था। थोड़ी सी देर के लिए फसी के बाप के पास बैठा तो सिवाय हंसने मुस्कुराने और शर्माने के इसने कोई बात न की और वहां से उठकर चला गया। कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा ये वाकई किरदार की खूबी थी कि इतने बड़े जिम्मेदार का बेटा होकर वो शर्मीला था। जागीरदारों और बड़े जिम्मेदारों के बेटे तो अपने आप को शहजादे समझते हैं और अपने अपने गांव के लोगों को अपनी राय समझते हैं। हर तरह की बदतमीजी और बेहुदा हरकतें करते हैं और औरतबाजी इनका मशगला होता है। फसी के वालिदैन को भी लड़की की यह अदा बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता इन्हें दे दिया। फसी के बाप ने फसी को खत लिखा कि इसकी बहन का रिश्ता तय हो गया है और अब शादी का दिन मुकर्रर है। खत में बाप ने लड़के और लड़के की बाप की बहुत तारीफें लिखी थी। उस वक्त फसी को हार्ट छोनी में था। फसी ने लिखा कि इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। वो छुट्टी आता और अच्छी तरह लोगों को देखभाल लेता और वहाँ के कुछ लोगों से राय ले लेता, लेकिन बात तय हो चुकी थी इसलिए फसी ने भी इसे कबूल कर लिया। शादी का दिन मुकर्रर हो गया। फसी 5 दिनों की छुट्टी लेकर आया। बारात बड़ी शान शौकत से आई और लड़की की डोली चली गई। फसी ने मुझे बताया कि दूल्हा इसे बहुत अच्छा लगा था। पता चलता था कि कोई मर्द है, खूबरू भी और बारोब भी। जब जंग शुरू हुई तो तमाम फौज की छुट्टियां बंद कर दी गई थी। जंग ने जब तूल खींचा तो छुट्टियां खोल दी गई। छुट्टियों से मतलब लंबी छुट्टी है। हर फौजी जंग से पहले 1.5 महीने की इकट्ठी छुट्टी ले सकता था, लेकिन जंग में जब छुट्टियां खुली तो ये मियाद 1 महीना कर दी गई। फसी की बहन की शादी को 3 महीने हो चुके थे जब फसी 1 महीना छुट्टी लेकर घर आया। बहन भाई को आपस में प्यार होता ही है, लेकिन फसी ने बताया कि इसे अपनी इस बहन के साथ और बहन को इसके साथ गैर मामूली तौर पर बहुत ज़्यादा प्यार था। इन दिनों इसकी बहन अपने मैके आई हुई थी। देहात की लड़के अपनी माओ और बहनों के साथ अपने दुख सुख की बातें किया करती हैं, बापों और भाइयों के साथ नहीं। लेकिन फसी और इसकी बहन आपस में ऐसी बेतकल्फी थी कि बहन ने फसी को बताया कि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। धोखा ये हुआ कि लड़का देखने में तो खूबरो और बारोब है, लेकिन ज़हनी तौर पर ठीक नहीं। इसको कोई दिमागी नक्स था या न जाने क्या था। फसी को बताया गया कि पहले रात दूल्हा को धकेलकर दुल्हन के कमरे में दाखिल किया गया, लेकिन इसके चेहरे और हरकतों में खूबजदगी की कैफियत साफ नजर आती थी। इससे तो जैसे एहसास नहीं था कि इसकी शादी हो गई है और अब वो दूल्हा है।
दुल्हन ने तंग आकर इसका बाजू पकड़ा तो वो बाजू छुड़ाकर कमरे से बाहर निकल गया। फंसी की बहन को पहले तो ये सदमा हुआ कि इसका दूल्हा किसी लड़की के साथ शादी करना चाहता था और इसकी मर्जी के मुताबिक नहीं, इसलिए वो दुल्हन को देखना भी गवारा नहीं करता। दुल्हन रोने बैठ गई। उसे कुछ नहीं पता चल रहा था कि क्या करे, भाग जाए या अपनी सास और ससुर से पूछे कि ये क्या मामला है, और अगर दूल्हे से कबूल करने को तैयार नहीं तो तलाक देकर रुखसत कर दे। लेकिन हुआ यूं कि पहली रात जब दूल्हा कमरे से निकल गया तो इसकी माँ और एक बहन दुल्हन के पास आई। उन्होंने फंसी की बहन से कहा कि लड़का बड़ा शर्मीला है और दुल्हन उसे भुला फिसला कर अपने साथ लगा ले। लेकिन फंसी की बहन ऐसी कमअकल तो नहीं थी। वो अच्छी तरह समझती थी कि शर्मीले आदमी किस तरह के होते हैं। दूल्हा का तो अंदाज और तौर तरीका भी कुछ और था। दुल्हन ने अपनी सास और बेटी को साफ कह दिया कि तुम्हारे बेटे ने इसे कबूल नहीं किया, इसलिए फौरन इसे तलाक दे दी जाए। दूल्हा की माँ के आंसू निकल आए। दूल्हे की बहन की भी यही हालत हुई। उन्होंने दुल्हन का दिल बढ़ाने की बहुत कोशिश की और दूल्हा पर पर्दा भी डाला, लेकिन दुल्हन को शक हो गया था कि जो कुछ भी है मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। दूल्हा की माँ और बहन ने दुल्हन की मिन्नत समाजने शुरू कर दे, कहा कि वो इनकी इज्जत रखे और दूल्हा को लाड प्यार से अपने साथ लगा ले। दूल्हा आधी रात के बाद इस कमरे में आया। दुल्हन ने इसके साथ बातें और प्यारो मोहब्बत की हरकतें की। दूल्हा अहमकों की तरह हंस पड़ा और फिर ऐसी बातों पर भी हंसता रहा जिन पर हंसी नहीं आया करती या आनी नहीं चाहिए। हंसते हंसते वो इस तरह संजीदा हो जाता था कि जैसे जलते बल्ब का स्विच ऑफ कर दिया जाए। उस हो तो क्या, लेकिन दुल्हन से दूर हटकर जैसे इसके साथ इसका कोई ताल्लुक ही ना हो। वो रात इसी तरह गुजर गई। अगले रोज दूल्हा की माँ और बहन भी दुल्हन के पास आ बैठी और इससे कहा कि जिस तरह से रात को दूल्हा को इस कमरे में रखा था, इस तरह इसे अपने साथ रखे, उसके साथ ज्यादातर लाड और प्यार करे। फंसी की बहन पहले फेरे पर अपने मेके आई तो इसने अपनी माँ को अपने दूल्हा के बारे में कुछ न बताया। इसे शायद उम्मीद थी कि वो दूल्हा को अपने रास्ते पर ले आएगी। रिवाज के मुताबिक दुल्हन के पहले फेरे पर दूल्हा साथ था और रिवाज के बिल्कुल बरखिलाफ इसकी बड़ी बहन भी साथ थी। अगले रोज वो वापस चले गए और दुल्हन भी इनके साथ ही गई। फंसी के बाप को जरा सा शक हुआ कि दूल्हा इतना शर्मीला भी नहीं हो सकता, बात ही ना करे। बहरहाल जहां तक मेरा ख्याल है, इन लोगों ने अपने आप को धोखा दिए रखा कि इनका दामाद शरीफ और शर्मीला लड़का है। बहन ने फंसी को बताया कि इसके बाद इसके दूल्हा का रवैया ये था कि इसके कमरे में आ जाता, लेकिन वैसे ही जरा जरा सी बात पर मुंह बिसोर कर चला जाता। दुल्हन अब इस घर से वाकिफ हो चुकी थी और बेतकल्लुफ भी वो इसके पीछे जाकर इसे वापस ले आती। दूल्हा दुल्हन के कमरे में भागकर अपनी माँ के पास चला जाता। फंसी की बहन इसे वहां से और अपने कमरे में लाने के लिए जाती तो इसका ये खामिद बच्चों की तरह माँ से कहता, ये लड़की मुझे छेड़ती है और सोने नहीं देती। इसकी माँ कभी तो हंस पड़ती और कभी इसे डांट देती और कभी वैसे ही कोई बात कहकर इसे बहला लेती। 3 महीने के बाद फंसी की बहन ने अपनी माँ को बताया कि इसके खामिद नाम का खामिद है और इनमें मियाँ बीवी का कोई ताल्लुक कायम नहीं हुआ। फंसी की बहन पर्दा नहीं करती थी। वो अपने ससुराल के खेत देखने के लिए सैर सपाटे के लिए बाहर निकल जाती। 1-2 लड़के इसके करीब आ गई जिनके साथ इसने बेतकल्लुफी पैदा कर ली। इन लड़कियों ने इसे बताया कि इसके साथ धोखा हुआ है और जिम्मेदार का ये बेटा जहनी लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं और अपनी बरादरी तो दूर की बात है, अपने खून के रिश्तेदारों ने भी इसे अपनी बेटी नहीं दी। जहां जहां से इन्होंने रिश्ता मांगा वहां से टक्का सा जवाब मिल गया। ये सुनकर फंसी की बहन तो चकरा गई और इसे कुछ समझ नहीं आती थी कि इस मसले का हल क्या होगा। फंसी अपनी बहन की शादी के 3 महीनों बाद आया था। इन 3 महीनों में बहुत कुछ हुआ और कई पर्दे उठे थे। फंसी की बहन 15-20 दिन से मेके आई हुई थी और इसके ससुराल से पैगाम आते थे कि लड़की को छोड़ दें, लेकिन फंसी का बाप जवाब भेजता था कि हमारे दामाद को भेजो, वो आकर अपनी बीवी को ले जाए। उधर से कोई भी नहीं आता था। दरअसल फंसी का बाप दामाद को बुलाकर अच्छी तरह देखना चाहता था, मगर इसके दामाद के वालिदैन इसने भेजते थे कि इसकी ये दिमागी या कमजोरी बेनिकाब हो जाएगी। लड़की ने कह दिया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, अलबत्ता मेरा खामिद आ जाए तो जैसा कैसा भी है मैं चली जाऊँगी। लेकिन इसका खामिद नहीं आ रहा था और इतने में फंसी छुट्टी पर आ गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए हमारा चैनल। अल्लाह हाफिज़।